माँ का बलिदान। एक छोटे से शहर में मीना नाम की एक विधवा महिला अपने बेटे आर्यन के साथ रहती थी। मीना ने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी भी उनकी परछाई महसूस नहीं होने दी। मीना एक साधारण महिला थी जो दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। उसका सपना था कि आर्यन बड़ा होकर डॉक्टर बने और एक बेहतर जीवन जिए। बेटा, बस थोड़ी मेहनत और करना, एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। माँ, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तब आपको सारा काम छोड़ना पड़ेगा। बस यही दिन देखने के लिए तो मैं जी रही हूँ। आर्यन की पढ़ाई का खर्च मीना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक दिन स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी और मीना के पास पूरे पैसे नहीं थे। शायद कुछ पैसे यहाँ रखे हो। चिंता मत करो मीना, कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। मीना ने पड़ोस की महिला से कुछ पैसे उधार लिए और फीस जमा कर दी। माँ, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस काम ज्यादा था। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। सालों की मेहनत और बलिदान के बाद आर्यन ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मीना ने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी, लेकिन बेटे की हर जरूरत पूरी की। आर्यन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और मीना पहले से ज्यादा काम कर रही थी। माँ, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ किताबों का खर्चा बहुत ज्यादा है। अरे तुम चिंता न करो बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। मीना ने रात रात भर काम किया और पैसे जुटाए। आर्यन ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव आ गया। वो अपनी माँ के साधारण जीवन से शर्मिंदगी महसूस करने लगा। माँ एक घरेलू नौकर है, मैं नहीं चाहता कि लोग ये जाने। बेटा, तुमने खाना खाया? हाँ माँ, आप फालतू सवाल मत किया करें। आर्यन के ग्रेजुएशन का दिन आ गया। मीना ने अपनी बचत से एक साधारण साड़ी खरीदी और बेटे के समारोह में पहुंची। समारोह के दौरान आर्यन अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ खड़ा था। मीना ने उसे दूर से देखा और खुशी से भरी आंखों से उसे निहारने लगी। ये मेरा सपना था और आज पूरा हो गया। भीड़ में धक्का मुक्की के कारण मीना बेहोश होकर गिर गई। माँ, ये कैसे हुआ? मीना को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि अत्यधिक थकावट के कारण वो बेहोश है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आर्यन ने अपनी माँ के संघर्ष और त्याग को याद किया। वो खुद को दोषी महसूस करने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपके बलिदानों को समझ नहीं पाया। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, मेरे लिए यही काफी है। आर्यन ने समारोह में अपनी माँ को गर्व से सबके सामने पेश किया। ये मेरी माँ है, इनकी मेहनत और बलिदान की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। पूरी भीड़ तालियां बजाने लगी। मीना की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। पूरे साल का त्योहार होली बीत गई, पर बच्चों गुड्डू और पिंकी को एक भी गुजिया मैसर ना हो सकी। होती भी कैसे, 6 महीने पहले हीरालाल की नौकरी जो छूट गई थी। होली बीत गई तो एक दिन हीरालाल की पत्नी, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो मुझे ही कुछ करने दो। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरे बच्चे हर चीजों को तरसे। मुकदमा चल रहा है, मेरी नौकरी मिल जाएगी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, तुम चिंता क्यों करती हो? पिछले 2 सालों से यही सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। घर के सारे कीमती सामान बिक गए। बच्चे अंग्रेजी मीडियम से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम ही बताओ, कौन मुझे काम देगा? मेरी चरित्र पर ही लांछन लग गया है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो काहे का कलंक? मुकदमा पता नहीं कब तक चलेगा। मैं सोच रहा हूँ चलकर गांव में रहते हैं, थोड़ी बहुत जमीन है, उस पर खेती करके कुछ तो मिलेगा। सारी दुनिया गांव से रोजगार के लिए शहर दौड़ रही है और हम शहर से गांव चले जाएं? कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? तभी गुड्डू और पिंकी हाथ में एक प्लेट गुजिया लेकर घर में आए। ये क्या है? किसने दिया? माँ, बगल वाली कमला काकी के घर हम खेलने गए थे, वहाँ से लौट रहे थे तब एक साधु बाबा मिले, उन्होंने ही दिया है।
नहीं चाहिए हमें किसी की भीख, जा लौटा दे। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, क्यों लौटा दें? होली में बच्चे तरसते रहे और अब गुजिया मिल रही है। वो साधु पता नहीं कहाँ से भीख मांग कर लाया होगा। माँ मुझे नहीं जाना लौटाने, तुम ही जाकर लौटाओ। अचानक गुड्डू खड़े खड़े चौंक गया। उसके हाथ बिल्कुल भारी हो गए। वो बैठ गया। अरे क्या हुआ? माँ देखो इस प्लेट में क्या है? सबने देखा कि उस प्लेट में कुछ सोने के सिक्के रखे हैं। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। वो साधु जो थे वहाँ पे कोई महात्मा थे क्या? जल्दी देखो बाहर खड़े हैं या चले गए? मुझे क्या पता, अब मैं जाऊं खेलने? हाँ हाँ जा। अजी सुनते हो, तुम ही जाकर देख लो ना, कहीं बाहर बैठे तो नहीं है। हीरालाल बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ पिंकी दोस्तों के साथ भागम भाग खेल रही थी। वो घर में आया तो सच्चे महापुरुष बहते पानी जैसे होते हैं, एक जगह नहीं ठहरते। बात तो सही है तुम्हारी। चलो अभी सुनार के यहाँ ये सिक्के दिखा कर आते हैं। हाँ हाँ चलो अभी चलते हैं। वो दोनों जब सुनार की दुकान पर गए तो सुनार ने 2 सिक्कों के करीब 30,000 रुपए दिए। उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। चलो बाजार चलकर कुछ सामान खरीद लें, जादुई पैसे हैं, कहीं गायब ना हो जाए। उन्होंने बाजार जाकर बहुत सारा सामान खरीदा। बच्चों के कपड़े, लत्ते, राशन, मिठाइयाँ और फल। बच्चे इतना सारा सामान देखकर खुश हो गए। अचानक तारा की नजर उस प्लेट पर पड़ी जिससे गुजिया रखी थी। अरे ये प्लेट हिल क्यों रही है? देखूं तो सही। उसने प्लेट खोलकर देखा तो उसमें फिर से कुछ सिक्के रखे थे। अब हमारी किस्मत खुल गई। कहाँ तो हम दाने दाने को तरस रहे थे और अब हमारे पास ये जादुई गुजिया आ गई। हमें इन पैसों में से कुछ दान भी करना चाहिए। हाँ शायद इसीलिए उस साधु ने ये जादुई गुजिया हमें दे दी थी। चलो शाम को मंदिर में जाकर दान देकर आते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। काफी समय बीत गया। अब उनके पास सब कुछ हो गया था। एक दिन अगर हम जादुई गुजिया से अपने दिल की बात करें और उससे कहें कि हमें मुकदमों में जीत हासिल करवा दे तो कैसा रहेगा? उसी दिन दोपहर को हीरालाल की कचहरी में सुनवाई थी और वाकई हीरालाल जीत गया। बरसों का खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। घर आकर तारा, मैं कहता था ना कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। मैं मुकदमा जीत गया और मुझे 50 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा, साथ में मेरी खोई हुई नौकरी भी। मैंने आज ही तो जादुई गुजिया से कहा था कि हमें जीत हासिल करवा दे और तुम जीत भी गए। तारा क्या कहती है, नौकरी पर जाऊं या कुछ और काम करूं? मैं तो यही कहूंगी कि अपना काम शुरू करते हैं। क्यों ना हम गुजिया बनाकर बाजार में बेचें? आखिर गुजिया की वजह से ही हमारे पास इतनी बड़ी खुशी आई है। पैसे मिल जाने पर उन्होंने सबसे पहले एक दुकान खरीद ली और उस पर गुजिया और अन्य तरह की स्पेशल मिठाइयाँ बेचने लगे। जादुई गुजिया के कारण उनकी आय पहले से ही ज्यादा हो गई थी, पर अब उनके घर में पैसों की बारिश होने लगी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। एक दिन उनकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। गुड्डू बैठा था, तभी एक साधु आया। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। आगे चलो बाबा, देखते नहीं मैं कितना व्यस्त हूँ। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, मैंने नहीं पहचाना, जाओ। इतना घमंड। साधु तो आगे बढ़ गया, पर उसके बाद उनकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए। कई दिन बीत गए। सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ रही थी। पहले तो उन्होंने बासी मिठाई बेची, पर अब आसपास कानफूसी होनी शुरू हो गई। तब सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ी। एक दिन अचानक क्या हुआ? हमारी दुकान को इतनी बिक्री हो रही थी, अचानक ग्राहक कहाँ चले गए? माँ, एक दिन एक साधु आया था। वो कुछ खाने को मांग रहा था, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से हमने उसे भगा दिया। ये सब उसी दिन से हो रहा है। तारा अपना सिर पकड़कर धम से नीचे बैठ गई।
तूने ये क्या किया बेवकूफ? हम कब से उस साधु को ढूंढ रहे हैं जिसने 7 साल पहले तुम्हें जादुई गुजिया दी थी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात कर रही हो माँ? अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उनकी खोज शुरू कर दूंगा। 10 दिन बाद फिर से वही साधु दुकान पर आए। दुकान पर तो मक्खी भिनक रही थी, पर उनके आते ही गुड्डू लपक कर उनके चरणों में गिर गया। महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। उठो बेटा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, पर आगे से कभी इतनी व्यस्तता मत रखना कि अपनी हैसियत भूल जाओ। गुड्डू उनके चरणों में गिर गया। उसके बाद वो हमेशा आगे बढ़ता गया, पर उसने गरीब और दिन दुखियों को मिठाई और गुजिया बांटना नहीं छोड़ा। गुजिया ने उसका जीवन बदल दिया था। रमेश 16 वर्ष का एक लड़का जो अपने पिताजी मदन के साथ रहता था। रमेश के जन्म के वक्त ही रमेश की माँ की मृत्यु हो गई थी। रमेश के पिताजी मजदूर थे, काम की तलाश कर रहे थे, मगर कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। काम तो कोई नहीं दे रहा। अब लगता है खुद ही कोई काम शुरू करना होगा, मगर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है कि मैं कुछ अपना काम शुरू कर सकूं। मदन गांव वालों से मदद मांगता है। एक बार में तो कोई कभी भी नहीं मानता है, मगर बहुत बार बोलने पर सभी थोड़ा थोड़ा पैसे देने के लिए मान जाते हैं। बेटा रमेश, मैं कुछ काम शुरू करने वाला हूँ, मगर तू इन सब चीजों के बारे में मत सोच। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब संभाल लूंगा। जी पिताजी, ठीक है, जैसा आप कहें। मदन सभी पैसे मिलाकर एक छोटा सा ढाबा खोलता है। पिताजी, मैं स्कूल से आ गया। बताइए, कोई काम है क्या? नहीं बेटा, तू बस बैठ, मैं काम कर रहा हूँ, तू बैठकर पढ़। रमेश वही ढाबे पर बैठकर पढ़ने लगता है और पिताजी जो भी बना रहे थे वो भी देख रहा था। पिताजी, आप अकेले थक जाएंगे, बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। तू एक काम कर, घर चला जा, वहाँ शांति से पढ़ना। देख, ग्राहक आने लगे हैं, शोर होने लगा है यहाँ। रमेश घर आ जाता है और मदन सभी को खाना बनाकर खिलाने लगता है। ढाबा अच्छे चलने लगता है। अब सभी के पैसे वापस कर दूंगा। मदन थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लोगों को देना शुरू करता है, मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मदन के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। अरे, मैंने तो सोचा था ढाबे से पैसे कमाकर सभी को पैसे वापस कर दूंगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही महीने में ऐसी नौबत आ जाती है कि ढाबे को बंद करना पड़ता है। इधर हर रोज गांव वाले मदन से पैसों की मांग कर रहे थे, मगर मदन किसी को पैसे नहीं लौटा पा रहा था। पिताजी बहुत परेशान हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं पिताजी की मदद कर पाता। हर रोज सुबह शाम मदन के घर लोगों का आना जाना हो रहा था और सभी पैसे मांगने ही आ रहे थे। रमेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पैसे नहीं थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई और काम भी नहीं मेरे पास, और अब तो ढाबा भी बंद हो चुका है। आखिर कैसे सभी के पैसे लौटाऊं? मदन बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। एक दिन अचानक मदन के सीने में दर्द शुरू हो जाती है। रमेश बेटा, इधर आ। जैसे ही रमेश अंदर आता है, देखता है उसके पिताजी बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? उठिए। बेटा, अपना ध्यान रखना। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊंगा। तेरी माँ के पास जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही मदन की मौत हो जाती है। नहीं, पिताजी उठिए, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? उठिए पिताजी, उठिए। मदन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है, मगर एक भी गांव वाले मदन को देखने नहीं आते। रमेश अकेले सब काम करता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था। गांव में कुछ खाना ढूंढने निकलता है। चाचा जी,
कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? बहुत भूख लग रही है, इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे चल हट यहाँ से। तेरे बाप ने हम सभी से पैसे लिए थे और लौटाए भी नहीं। अब बता हम अपने पैसे कहाँ से ले? वो तो चला गया। चाचा जी, ऐसे बात मत बोलिए। पिताजी तो सभी की मदद किया करते थे। आपको कभी भी काम होता था तो सबसे पहले वही आते थे। अब पैसों की वजह से आप उन्हें गालियां दे रहे हैं, जबकि अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। अरे चल चल, ज्यादा ज्ञान मत दे। पैसे लौटा सकता है तो लौटा दे, वरना हट जा सामने से। पिताजी के जाने के बाद रमेश इस समाज का एक दूसरा ही रूप देख रहा था। ऐसा रूप जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना तो समझ गया मैं, इस दुनिया में पैसा हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। चाहे आप खुद से जितनी भी मदद कर दो, मगर वो कोई नहीं याद रखता। रमेश पिताजी के जाने की वजह से पहले से ही दुखी था। गांव वालों का ये रूप देखकर वो बिल्कुल टूट गया था। जब भी वो गांव में निकलता सभी ताना मारने लगते। इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, तभी मैं आगे का कुछ सोच पाऊंगा। वैसे भी घर में जितनी देर रहता हूँ उतनी देर केवल पिताजी की ही याद आती है। रमेश बिना किसी को कुछ भी बताए गांव छोड़कर शहर आ जाता है। यहाँ रमेश किसी को भी नहीं जानता था। सड़क किनारे रहने लगता है। थोड़े बहुत पैसे लोग भीख के तौर पर रमेश के सामने रखकर चले जाते थे, मगर रमेश को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कहीं ना कहीं तो कोई काम दे ही देगा, बस ढूंढना पड़ेगा। रमेश काम की तलाश तो करता है, मगर सभी जगह से निराश ही हाथ लगती है। रमेश की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। साफ सफाई करने वाले की आवश्यकता थी। अभी तो कोई भी काम कर लूंगा, यहीं जाकर देखता हूँ कैसे रहता है। रमेश साफ सफाई का काम करने लगता है और वहीं से थोड़े पैसे कमाने लगता है। रमेश को इतने पैसे मिल जाते थे जिससे उसका अपना खर्च निकल जाता था। वही काम करते वक्त रमेश की दोस्ती कपिल नाम के एक आदमी से हो जाती है। दोनों साथ में ही काम करने जाते थे। यहाँ पैसे तो मिल रहे हैं, मगर मेरे घर में तो माँ, पापा और दादाजी हैं। पैसे कम ही पड़ जाते हैं। मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मुझे तो ज्यादा तकलीफ नहीं। लेकिन पता है, मेरे गांव में मैं आज भी चला जाऊं तो सभी पैसों की ही मांग करेंगे। हाँ भाई, तुमने तो बताया है, मगर तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या बताऊं यार, अब जैसा भगवान करे वो तो सहना ही पड़ेगा। वैसे तुमने बताया था कि तुम्हारे पिताजी ढाबा चलाते थे, तो तुम्हें कुछ बनाना आता है? वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ, पिताजी को देखता था बचपन से खाना बनाते हुए, तो वही सब आता है। हाँ, तो उतना भी काफी है। चावल, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, अचार, बस इतने से ही तो वेज थाली तैयार हो जाती है। बस यही बनाकर हम बेचते हैं। मैं तो पहले से जगह ले रखा हूँ, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता वेज थाली के बारे में। चल, आज वेज थाली खाने चलते हैं, फिर बताता हूँ क्या करना है। रमेश और कपिल वेज थाली खाने जाते हैं। अच्छा, तो ये वेज थाली, ये सब तो मैं बना ही लूंगा। हाँ, इसीलिए तो बोला, हम यही बनाकर बेचते हैं। बोल, कैसा रहेगा? हाँ, ठीक है। कपिल और रमेश काम पर जाते थे और काम से आने के बाद वो अपना काम शुरू करने की तैयारी करते थे। सब कुछ तय हो गया था। दोनों वेज थाली बनाकर बेचने लगते हैं। जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती है, वैसे वैसे लोग वहाँ वेज थाली खाने आने लगते हैं। आसपास जितने भी दुकान थे, उन्हें छोड़कर सभी कपिल और रमेश के पास ही आने लगते हैं। दोनों साथ मिलकर सभी काम करते और प्रॉफिट भी बहुत कमाने लगे। कपिल और रमेश ने ललित नामक एक आदमी को अपने साथ काम पर रख लिया। रमेश, ये पैसे रख, मुझे कल दे देना। ठीक है। अगले दिन कपिल रमेश से पैसे मांगता है। रमेश, पैसे दे, सामान लाना है।
अरे कपिल, पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। देख रमेश, मजाक मत कर, पैसे दे। आज तक तूने चोरी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई तू पागल है क्या? मैं क्यों लूंगा पैसे? अरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। पहले दोनों हमेशा मिलजुल कर रहते थे, मगर अब पैसों को लेकर दोनों के बीच खटास आ गई। ये क्या हो रहा है? मैं कपिल से नहीं लड़ना चाहता, वो भी पैसों की वजह से। मगर उसे कैसे यकीन दिलाऊं मैंने पैसे नहीं लिए हैं। एक दिन एक आदमी वेज थाली पैक करवा कर ले जाता है, मगर कुछ घंटों बाद वापस आता है। भैया जी, ये वेज थाली आप वापस ले लीजिए। मैंने सोचा घर पे खाना नहीं बना है, मगर खाना बन गया था, इसीलिए मैं इसे नहीं खा पाया। आप मेरी तरफ से इसे खा लीजिए, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक वेज थाली रमेश को देकर चला जाता है। अब तो इतनी रात हो गई है, कोई और आएगा भी नहीं, मैं ही खा लेता हूँ इसे। रमेश जैसे ही वेज थाली खाता है, उसे सब कुछ दिखने लगता है कि आखिर पैसे चोरी कौन कर रहा है और चोरी किए हुए पैसे कहाँ है। अच्छा, तो ये पैसे चोरी कर रहे हैं। मगर वेज थाली खाते ही मुझे सब कुछ कैसे दिखने लगा? ये कोई जादुई वेज थाली है क्या? हे भगवान, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अगले दिन रमेश कपिल के पास आता है और कहता है, भाई पता चल चुका है कौन चोरी कर रहा है हमारे पैसे, तू चल मेरे साथ। अरे, ये तो ललित का घर है, यहाँ क्यों लेकर आया है? भाई इसी ने हमारे पैसे चुराए हैं। रमेश ने देखा कि ललित ने अपने बिस्तर के नीचे सारे पैसे चुरा कर रखा हुआ है। क्या हुआ, आप लोग यहाँ? रमेश और कपिल देखते हैं बिस्तर के नीचे ही सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे, ये क्या कह रहे हो आप लोग? तो तुम सारे पैसे चोरी कर रहे थे और तुम्हारी वजह से हमारे बीच लड़ाई हो गई। आज के बाद कभी काम पर आने की आवश्यकता नहीं है। पैसे लेकर दोनों दुकान आ जाते हैं। माफ करना भाई, मैंने तुझे गलत समझा। आज के बाद मैं कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। कोई बात नहीं भाई। रमेश जब सो रहा था तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसके पिताजी थे। रमेश, जिस वेज थाली को तुमने खाया वो जादुई वेज थाली थी, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए। अब कभी तुम दोनों आपस में मत लड़ना, खासकर पैसों की वजह से। हमेशा साथ मिलकर अच्छे से काम करना। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं। पिताजी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं कल ही गांव वालों को सारे पैसे देकर आऊंगा। रमेश अगले ही दिन गांव आता है और उसके पिताजी ने गांव वालों से जितने पैसे लिए थे सभी को सुद समेत वापस कर देता है। अमीशपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 5 लोग थे। राज, उसकी पत्नी नीति, उसके पिता जयराम, उनके दोनों बेटे सत्ता व विपक्ष। राज अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता था। दोनों बेटे सत्ता और विपक्ष बाजार के बीच में एक समोसे और जलेबी का ठेला लगाया करता था। अचानक राज के पिता जयराम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ओह, अचानक पिताजी की तबीयत कैसे खराब हो गई? कुछ दिन पहले तक तो एकदम ठीक थे। तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो जाती है। बुखार तो लग रहा है। एक काम कीजिए, आप दवा ले आइए, खिला कर देखते हैं। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ, और अगर दवा से ठीक नहीं होते हैं तो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राज दवा लेकर आता है और पिताजी को खिलाता है। कुछ दिनों तक दवा देने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं आया। पिताजी, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। आपकी तबीयत में तो जरा सी भी सुधार नहीं आई है। अरे बेटा, तो क्यों परेशान हो रहा है? अब कहीं भी ले जाने से मैं ठीक नहीं होने वाला। मेरी उम्र देख, बहुत समय बिता लिया यहाँ, अब जाने का समय आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो मैं डॉक्टर को यही घर पर ही बुला लेता हूँ। बेटा, मत परेशान हो, मैंने बोला ना, अब कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। तू बस मुझसे एक वादा कर। हाँ पिताजी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, मुझसे वादा कर कि
तू कभी भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेचेगा, उसे हमेशा बचाकर रखेगा बेटा, वादा कर। नहीं पिताजी, कभी नहीं। मैं हमारी जमीन कभी नहीं बेचूंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा। कुछ घंटों बाद ही राज के पिता जयराम की मृत्यु हो जाती है। वो पिताजी के अंतिम संस्कार में लग जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। राज की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। राज की पत्नी हर वक्त उससे एक सवाल पूछा करती थी, आखिर कब तक हम खेती कर अपने परिवार का पेट पालने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे? हमारे दोनों बच्चे जिन्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, वे बेचारे तपती धूप में भरे बाजार समोसे और जलेबी बेचकर घर संभाल रहे हैं। लेकिन लाचार राज उसे बस सांत्वना ही दे पाता था। तुम चिंता मत करो रानी, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सरकार बदलेगी और हमें हमारी फसलों का सही दाम मिल पाएगा। समय के साथ दिन और साल बीतते रहे, लेकिन ना ही सरकार बदली और ना ही उनके घर की हालत। एक दिन शाम के वक्त जब सारा परिवार एक साथ भोजन के लिए बैठा, तो दोनों बेटों ने अपने अपने विचार परिवार के सामने रखे। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में जाकर रहना चाहिए, जिससे हमें वहां पर रोजगार के और भी साधन मिल सके। ये सुनकर राज आग बबूला हो गया। मूर्ख हो तुम लोग, अपने पुरखों की दी गई इस निशानी को बेचने की बात कर रहे हो। माहौल का ऐसा बिगड़ता देख राज की पत्नी नीति ने दोनों बेटों की ओर गुस्से से देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। माँ का इशारा पाकर दोनों चुप तो हो गए, लेकिन ये बात उनके मन में ही बड़ी ही गहरी जड़ें जमा चुकी थी। परिस्थितियों और हालतों को देखकर नीति के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उसने कहा, क्यों ना हम लोग अपने खेतों को बेचने के बजाय इस खेत में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोकर उनसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर बाजार में बेचें, क्योंकि गेहूं और चावल की खेती से हमें उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जितने हमारी स्थिति सुधार के लिए जरूरी हो। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हमें भी ऐसा ही लगता है। गेहूं और चावल की खेती में कुछ नहीं रखा, बल्कि हमें सब्जियों की खेती करनी चाहिए। आखिरकार ये तय हुआ कि खेतों में सब्जियां बोई जाएंगी। पूरा परिवार सब्जियों की खेती में जुट गया और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अलग अलग सब्जियों की स्वादिष्ट व पौष्टिक फसल तैयार की। एक दिन शाम को नीति ने खाने में वेज लॉलीपॉप बनाया, जिसे खाकर सभी अचंभित हो गए। उसका स्वाद इतना बेहतरीन था मानो उसमें कोई जादू हो जो मन को तृप्त और प्रसन्न कर देता हो। बच्चों ने नीति से कहा, माँ, क्यों ना हम अपने ठेले पर समोसे और जलेबी के बजाय वेज लॉलीपॉप ही बेचें, क्योंकि अब समोसे और जलेबी की कई नई नई दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन वेज लॉलीपॉप की एक भी दुकान गांव में नहीं है। सभी इस बात से सहमत हुए। राज ने भी हामी भरते हुए कहा, तो ये तय रहा, कल हम बाजार में अपना ठेला फिर से लगाएंगे और इस बार लोगों को वेज लॉलीपॉप ही बेचेंगे। सुबह सब तैयार रहना। अगली सुबह राज अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाकर वेज लॉलीपॉप का सामान लाद कर बाजार की ओर निकल लिया। ठेला जम चुका था और वेज लॉलीपॉप तैयार हो चुका था। अपने सामान को बेचने के लिए तीनों ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। स्वादिष्ट पकवान, समोसे से बेहतरीन पकवान, वादा है आपने आज तक इतना स्वादिष्ट कोई भी व्यंजन नहीं खाया होगा। आओ आओ, जल्दी आओ, थोड़े ही बचे हैं, आओ आओ। वाकई में आज तक गांव में किसी ने भी वेज लॉलीपॉप जैसा कुछ नहीं चखा था। जब लोगों ने उसे खाया तो वेज लॉलीपॉप का स्वाद सभी को इतना भा गया कि सभी राज के वेज लॉलीपॉप के दीवाने हो गए। अक्सर सभी सत्ता और विपक्ष से पूछने लगे, आखिर ये व्यंजन बनता कैसे है जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है? आज तक हमने गांव में इससे अधिक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। इसको खाके मन इतना प्रसन्न हो जा रहा है कि मानो इसमें कोई जादू है।
सत्ता और विपक्ष भी अपने व्यंजन को बनाने की विधि छोड़कर इसके सभी गुणों का व्याख्यान करने लगे, जिससे उसके बनाए वेज लॉलीपॉप की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे उनके वेज लॉलीपॉप की बिक्री से अच्छा मुनाफा होने लगा और उनके घर की स्थिति भी अब काफी सुधर चुकी थी। जब राज के ठेले पर वेज लॉलीपॉप खरीदने के लिए लंबी कतारें लगने लगी, तो राज ने कतारों में खड़े लोगों के मनोरंजन के लिए अपने दुकान पर एक जादूगर को भी नौकरी पर रख लिया, जो लोगों ने मनोरंजन के लिए वेज लॉलीपॉप से अलग अलग जादू के खेल करके दिखाने लगा। राज का ये पब्लिसिटी स्टंट काफी काम आया और लोगों को वाकई में लगने लगा कि ये वेज लॉलीपॉप जादुई है। अब जब भी कोई दूर दराज से व्यक्ति अमीशपुर गांव में आता, तो सबसे पहले वो राज के जादुई वेज लॉलीपॉप के बारे में ही पूछता। आखिरकार राज के परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उन्हें अपनी पुरखों की दी गई पुश्तैनी जमीन भी बेचनी नहीं पड़ी। एक शाम जब राज का परिवार अपने आलीशान बंगले में पूरे परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठा, तब राज ने अपने दोनों बच्चों से कहा, देखो बच्चों, आखिरकार हमें हमारी पुरखों की दी गई जमीन की सेवा से ही आज इतनी संपत्ति प्राप्त हुई है, जिससे आज हम इस गांव के सबसे धनी परिवार बन गए हैं। राज की इस बात से दोनों बच्चे पूरी तरीके से सहमत थे और उन्हें अपनी जमीन बेचने के ख्याल पर अफसोस होने लगा। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आवेश में आकर आपसे जमीन को बेचने की बात कह दी थी। आज हमें महसूस हुआ कि हमारी पुश्तैनी जमीन के अंदर ही वो जादू था जिसने हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा। अगर हमारे पास वो जादुई जमीन नहीं होती तो हम उसे जादुई सब्जियां उगाकर जादुई वेज लॉलीपॉप बनाकर नहीं बेच पाते।